हाँ जी, तो 1000 इंटू ए बी स्क्वायर, इधर आ गया डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू ए सी स्क्वायर। अब ए बी की कैलकुलेशन देखेंगे। हम डायग्राम के इस हिस्से को देखते हैं। मैं एक बार साइड में ड्रॉ कर दूं। ये डायग्राम थी हमारे पास, ये एंगल था थीटा, दिस इज ए बी, ये हाइट थी h जो कि क्वेश्चन में हमें 0.8 दे रखी है। तो h बाय ए बी कितना होगा, cos थीटा, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h बाय cos थीटा। यहाँ पर हमें ए बी नहीं चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए, तो क्या लिखेंगे 1000 इंटू एच बाय कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो आर इंटू ए सी। ए सी क्या था, पूरी रॉड की लेंथ। पूरी रॉड की लेंथ क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज पुट करके कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ रॉड into h which is 0.8 into L length which is 0.1। तो बेसिकली हमारे पास cos थीटा का ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे नोट करो, मैंने रो आर की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ रॉड की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे गए थे, दो अलग अलग रॉड्स के बारे में बात की गई थी। एक के केस में डेंसिटी रो 1 है, दूसरे के केस में डेंसिटी रो 2 है। उन दोनों के लिए हमें अलग अलग से चेक करना पड़ेगा कि किस केस में हमें इक्विलिब्रियम मिलता है, किस केस में इक्विलिब्रियम नहीं मिलता। तो चलिए हम केस 1 करते हैं। केस 1 जिसमें डेंसिटी की वैल्यू, रॉड की डेंसिटी हमें 500 यूनिट्स दे रखी है। तो उस केस में जब हम cos थीटा कैलकुलेट करते हैं 0.8 अंडर रूट ऑफ 1000 बाय 500, ये 2 हो गया, अंडर रूट 2 आ गया 1.414, and I think so this value will be nearly this one and this is greater than 1। तो cos थीटा की वैल्यू इस केस में 1 से बड़ी आएगी, which is not possible। यानी कि अगर डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो हमें इक्विलिब्रियम अंडर गिवन कंडीशंस नहीं मिल सकता। केस 2 जब डेंसिटी की वैल्यू 853 दी हुई है, उस केस में cos थीटा की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, थोड़ा जूम करेंगे तो दिक्कत आएगी, ये ना खिसकता नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट कर सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 853 मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर करा के ये वैल्यू मेरे पास 0.866 आ जाएगी। यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी। यानी कि सेकंड केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एंड द क्वेश्चन इज, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल? आंसर इज दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल कैसे है ये आप लोग खुद सोचोगे। अगर हम इस रॉड को थोड़ा सा इस तरफ डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, कौन सी फोर्सेस बढ़ेंगी, कौन सी कम होंगी, क्या रेजिस्टिंग टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। अगर इस तरफ मूव करते हैं तो क्या रेजिस्टिंग टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, किस तरफ लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इस तरफ मूव कर देते हैं तो बेसिकली रॉड आगे से ज़्यादा डूब जाएगी। रॉड आगे से ज़्यादा डूबेगी, इसका मतलब अप थ्रस्ट आगे से बढ़ जाएगी। अप थ्रस्ट आगे से बढ़ गई, अप थ्रस्ट की वजह से टॉर्क इस तरफ था, हमने बॉडी को, रॉड को इस तरफ घुमाया और अप थ्रस्ट की वजह से जो टॉर्क था इस तरफ था।
जैसे ही बॉडी नीचे को गई अब थ्रस्ट बढ़ गई, यानी कि रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा और रॉड को वापस लाने की कोशिश करेगा। अब अगली सिचुएशन, मान लीजिए अब हमने रॉड को इस तरफ मूव किया, किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, अब थ्रस्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, रॉड थोड़ी सी वाटर से बाहर आ जाएगी। जैसे ही अब थ्रस्ट कम होगी तो mg का इफेक्ट बढ़ जाएगा। mg की वजह से टॉर्क किस तरफ था, क्लॉकवाइज था। हमने रॉड को डिस्टर्ब किस तरफ किया, एंटी क्लॉकवाइज। रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू बढ़ गई, कम, ठीक है, मतलब अब एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो कि इस रॉड को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। मीन्स दोनों ही सिचुएशंस में हम जिस तरफ भी रॉड को डिस्टर्ब करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगता है, रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है, जो उसे पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। एंड सच एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में जो इक्विलिब्रियम लगेगा या रहेगा दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके फाइन।